Hello friends, this is Sangam Forium. Welcome back to my channel Pharmacistry. Friends, in this video I'm going to talk about tablet Neurocitam 800 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोसिटाम टैबलेट या टैबलेट न्यूरोसिटाम 800 mg या 800 mg न्यूरोसिटाम टैबलेट। सिंपली समझो न्यूरोसिटाम, ठीक है। फ्रेंड्स, न्यूरोसिटाम 800 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल ब्रेन इंजरी से होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ब्रेन में चोट लगा हो या इंजरी हुआ हो या हेड इंजरी आप कह सकते हो किसी प्रकार को, उससे जो परेशानी या समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जब तक कोई भी डॉक्टर अपने प्रेस्क्रिप्शन पे लिखकर प्रिस्क्राइब करके आपको नहीं देंगे, मतलब अपने पर्ची पे डॉक्टर जब तक लिख के नहीं देंगे इस मेडिसिन को, कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला ये मेडिसिन आपको नहीं देगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन गाबा एनालॉग कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गाबा एनालॉग कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं गाबा का। फ्रेंड्स, गाबा का फुल फॉर्म गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड होता है। गाबा का फुल फॉर्म गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड होता है। अब समझते हैं कि गाबा का एक्शन क्या होता है। जो गाबा एनालॉग कैटेगरी उसका एक्शन क्या था, तो गाबा का एक्शन दिस मेडिसिन या गाबा का एक्शन कहो दिस ब्लॉक्स द ब्रेन सिग्नल, कि ब्रेन में जो सिग्नल जाते हो उसको ये क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। कौन? गाबा। लेकिन कैसा सिग्नल, किस प्रकार का सिग्नल? जैसे मान लो सिग्नल्स आपको एपिलेप्सी का हो, मिर्गी के बार बार जो सीजर आ रहा है उसके सिग्नल को ये ब्लॉक करेगा। फिर एंजाइटी, आपको टेंशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके सिग्नल्स को ये ब्लॉक करेगा। फिर कहते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, क्या आपको अल्कोहल विड्रॉल का सिम्टम्स जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा। तो सिंपली समझो कि कोई भी वैसा सिग्नल, निगेटिव सिग्नल जो हमारे बॉडी के फंक्शन को या ब्रेन के फंक्शन को डैमेज करे तो उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। गाबा का एक्शन यही होता है। तो सिंपली ऐसा समझे आप कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो निगेटिव सिग्नल को हमारे ब्रेन में नहीं जाने देता, उसको ब्लॉक करके रखता, तो वैसे मेडिसिन को गाबा एनालॉग कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैंने ये शॉर्ट में समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि गाबा एनालॉग कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसका कंट्रोल इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है, इस मतलब न्यूरोसिटाम को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 200 रुपए से लेकर 220 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना देख लेना, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस क्या होता है और प्राइस टाइम टू टाइम वैरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि न्यूरोसिटाम 800 mg को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस टैबलेट या इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं न्यूरोसिटाम 800 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पीरासिटाम 800 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पीरासिटाम 800 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल ब्रेन इंजरी से होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया था। अगर ब्रेन में इंजरी हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो सिंगल मॉलिक्यूल पीरासिटाम 800 मिलीग्राम पाया जाता है।
फ्रेंड्स चलिए बात कर रहे हैं इसके यूसेज के बारे में कि डॉक्टर्स को कब प्रिस्क्राइब करते हैं या कहां कहां इसका इस्तेमाल लिया जाता है, किस डिजीज में इसका इस्तेमाल है, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी, कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन में सर में चोट लग गया हो, चाहे वो फ्रंटल रीजन में लगा हो या पैराइटल रीजन में लगा हो या ऑक्सीपिटल रीजन में लगा, ब्रेन के सामने वाला भाग में लगा हो, मध्य वाला भाग में लगा हो या पीछे वाला भाग में लगा हो, ठीक है, और किसी प्रकार का इंजरी हुआ हो, चोट लगा हो बाय एक्सीडेंट होने से या गिर जाने से, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन इंजरी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, कि ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज भी एक ब्रेन का ही डिजीज है, इसको थोड़ा हम डिटेलिंग करते हैं, ठीक है, कि अल्जाइमर्स डिजीज क्या है, एक ब्रेन का ही डिजीज है। कहते हैं कि एक ऐसा डिजीज है कि प्रोग्रेसिव डिजीज है दैट डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्रेन, कि एक ऐसा डिजीज है जो हमेशा कंटिन्यू क्या आगे की ओर बढ़ते रहता है, रुकता नहीं, प्रोग्रेसिव मतलब तरक्की पे होना, ठीक है। तो अल्जाइमर्स डिजीज एक ब्रेन की डिजीज है जो हमेशा क्या आगे की ओर बढ़ते रहता है, रुकता नहीं, और डिस्ट्रॉय, ठीक है, क्या करता है, मेमोरी की हमारी जो याददाश्त रखने की क्षमता होती है, याद रखने की क्षमता, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, और साथ ही साथ जो ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, उसको भी ये क्या कर देता है, बर्बाद करता है, उसको भी खराब करता है, अल्जाइमर्स डिजीज में होता है। इवन जो कनेक्शन होता है, सेल कनेक्शन, ब्रेन का सेल कनेक्शन, उसको भी ये ब्रेक डाउन करता है, उसको भी तोड़ देता है, जिससे हमें कोई चीज को याद रखने में बड़ा परेशानी होती है। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज में ये होता है, और इस डिजीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में कि अल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। फिर कहते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पार्किंसन डिजीज भी एक प्रकार का डिजीज जो कि ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसमें डिजीज है जिसमें होता क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। क्या है, तो वो डैमेज जिससे कर हमें याद रखने की क्षमता कम जाती है, वो याद नहीं रह पाते ठीक से। इवन ये क्या करता है कि नर्व सेल को भी डैमेज करता है इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल होता है उसको भी डैमेज करता है ड्यू टू ड्रॉप टू लो डोपामिन, कि डोपामिन ज्यादा कम हो जाने के कारण होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो दो डिजीज है, अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसन डिजीज, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर डिफरेंट है। एक में मैंने बताया कि अल्जाइमर्स डिजीज में होता क्या है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो मेमोरी को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ब्रेन का होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। लेकिन ये जो पार्किंसन डिजीज है, ये पार्किंसन डिजीज क्या करता है, पार्किंसन डिजीज सिंपली कुछ नहीं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसको ये डैमेज कर, उसके फंक्शन को डिसऑर्डर कर देता है, और साथ ही साथ फंक्शन को डिसऑर्डर करने के बाद साथ ही साथ ये जो हमारा ब्रेन का जो सेल होता है, नर्व सेल होता है, उसको भी क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, जिससे हमें सही से कुछ चीज याद नहीं रह पाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ये डिजीज के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने 3 ही यूसेज बताया, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी, फिर मैंने ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, कि अगर किसी प्रकार का स्ट्रोक लगा हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक कहने का अर्थ होता है कि एक प्रकार का ऐसा डिजीज जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल को डैमेज करता हो, हमारे ब्रेन को किसी न किसी प्रकार से डैमेज करता हो सके तो नर्व अंदर फट जाता है, नस फट भी सकता है, ठीक है। तो वो स्ट्रोक एक तरह का डिजीज होता है कि स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, ब्रेन का जो नर्व होता है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, कि अगर किसी व्यक्ति का एज ज्यादा हो गया, उसके अनुसार उसको कुछ बातें याद नहीं रह रही है, लॉस हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंटिया या डायमेंटिया। डायमेंटिया या डिमेंटिया भी एक तरह का डिजीज है जिसमें हमारा क्या होता है कि मेमोरी जो है लॉस होने लगता है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने, याद रखने की क्षमता हम लोग की कम होने लगती है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव क्रेनियोटॉमी, कि अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन में इंजरी हुआ हो, चोट लगा हो, ब्लड का कलेक्शन हो गया हो, ठीक है, जम गया हो, तो वहां पे अगर क्रेनियोटॉमी होता है, ब्रेन का ऑपरेशन होता है, तो उसके 1.5 महीने बाद भी और इंजेक्शन फॉर्म से हटाने के बाद भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था, ताकि ब्रेन का सेंसेशन सिग्नल जो प्रॉपर ढंग से चलता रहे, उसको मिलता रहे ब्रेन को सिग्नल, और सेंसेशन सही से रहे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आ गया कि कहां इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन बेसिकली जो इसका इस्तेमाल होता है, सिंपली समझिए कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे पार्किंसन डिजीज हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया, ठीक है, ये सारी डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझो कि मेमोरी को लॉस न होने दे, ठीक है, कि आपको कोई बात याद रहे तो अच्छे तरीके से याद रहे, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका यूसेज का क्या क्या होता है और कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं ताकि आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन कहते हैं दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ केमिकल मैसेंजर acetylcholine which improves the communication between the nerve cell and brain, नर्व सेल इन द ब्रेन या बिटवीन द नर्व सेल एंड द ब्रेन। ये करता है क्या करता है कि ये जो मेडिसिन है लेने के बाद कि एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसे हम लोग एसिटाइलकोलिन बोलते हैं, ठीक है, तो उसके एक्टिविटी को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और ये जो एक्टिविटी जैसे ही इंक्रीज होगा तो हमारा जो ब्रेन का जो नर्व सेल होगा, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन बढ़ेगा, इंप्रूव करेगा, उसके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा, तो हमें किसी भी बात को बखूबी याद रहेगा शानदार तरीके से। बस इस तरीके से ये काम करता है। इवन इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम हाइपोक्सिया या शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन, या हमारे ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, ठीक है, तो उसको भी ये मेंटेन करके रखती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है। सिंपली ये समझो कि ये जो मेडिसिन जैसे ही आप लोग, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेडिसिन की आपका जो केमिकल मैसेंजर जो होता है बॉडी के अंदर उसको ये इंक्रीज करेगा, उसकी एक्टिविटी को तेज करेगा। और वो जो एक्टिविटी जैसे ही केमिकल मैसेंजर तेज करेगा कि हमारे कम्युनिकेशन को ब्रेन और नर्व सेल में जो कम्युनिकेशन है उसको ये क्या करेगा, मजबूत करेगा, जिससे हमको सिग्नल हमेशा मिलते रहेगा, कम्युनिकेशन ब्रेन का जो होगा इंप्रूवमेंट होगा। और साथ ही साथ ये इंप्रूव क्या करता है कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको भी ठीक करने का ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर ना करे, खासकर यह मेडिसिन तो और ना करे क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन का प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है, अगर मां बनने वाली तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, कि अगर कोई पेशेंट को बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, एक्टिव फिट सीजर आ रहे हैं, बार बार झटके आ रहे हैं, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ 4 से कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखे आप तुरंत उस पेशेंट को एडमिनिस्टर ना करें, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन हो तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इस एलोपैथिक मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी करने का मन करेगा, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं नर्वसनेस, हो सकता है आपको घबराहट बेचैनी टाइप का भी हो सकता है। फिर कहते हैं वेट गेन, हो सकता है आपका वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये 4 इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट्स देखे आप तुरंत अपना डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा, दूसरे ब्रांड को चूज करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है वो डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो जनरल जो डोज होता है, ठीक है, अगर कोई एडल्ट है और उसको बहुत सारा परेशानी हेड इंजरी, तो 1 into BD पोस्ट सिवस, एक गोली सुबह एक गोली शाम में डॉक्टर बोलते हैं खाने के लिए इसको, एक गोली सुबह शाम। लेकिन अगर ज्यादा परेशानी नहीं है तो 1 into OD दीजिए। मैं प्रेफर करता हूँ 1 into OD दीजिए इसको, एक गोली सुबह या शाम में दीजिए, कोई एक टाइम दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई होगी कि न्यूरोसिटाम टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।